प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश को दे रही है रफ्तार। विकास कार्यों की गिनाई फेहरिस्त की मुख्यमंत्री की तारीफ। कानून व्यवस्था पर प्रधानमंत्री ने की मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रशासन की तारीफ। कहा, यूपी प्लस योगी मतलब बहुत है उपयोगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश में बढ़ाएगा औद्योगिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर भी कराएगा उपलब्ध। और सपा नेताओं के घर आयकर छापे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। कहा, जनता का धन लूटने वालों के खिलाफ सरकारी एजेंसियां करती रहेंगी काम। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गंगा किनारे करीब 600 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त गिनाई तो योगी सरकार की भी जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी के विकास में एक नया अध्याय करार दिया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में ही पूर्वांचल एक्सप्रेस की पिछले महीने शुरुआत की थी। गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा प्रगति का एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बनने वाले अब तक सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की शाहजहांपुर में आधारशिला रखी। मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। कुल लंबाई 594 किलोमीटर, कुल लागत 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरने वाला एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यानी पश्चिम से पूरब तक रोजगार, निवेश और आधुनिक कनेक्टिविटी के दरवाजे खोलेगा। ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो मल्टीपर्पज भी है। उनमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में ही एक 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण होगा, जो आपातकाल में वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए मददगार होगी। प्रधानमंत्री ने सपा बसपा की पूर्ववर्ती राज्य सरकारों पर कटाक्ष किया और कहा कि उनके जमाने में योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही बनती थीं। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सकें। आज ऐसी परियोजनाओं पर इसलिए काम हो रहा है ताकि यूपी के लोगों का पैसा बचे, आपका पैसा आपके जेब में रहे। संपर्क के मार्ग विकास के दरवाजे खोलते हैं। किसानों की बाजार तक पहुंच आसान होती है, कारोबारियों को उद्योग लगाने में मदद होती है और गरीब वंचित तक रोजगार और शिक्षा के अवसर पहुंचते हैं। यदि यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनेगा और उद्योग आएगा तो ये पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा उसे। जैसे दिल्ली में जाके अपना कोई बिजनेस करता है, छोटा बड़ा चाट पकौड़े वालों किसी भी काम को मान लो तो अपना कहीं भी कर सकता है, अपने गांव में भी कर सकता है। दिल्ली और लखनऊ की दूरियां कम हुई हैं, वहां जाने में समय कम लगेगा, असुविधाएं नहीं होंगी। बड़े बड़े व्यापारी लोग भी छोटे छोटे जिलों में आके अपना कारोबार शुरू करेंगे। बिल्कुल रोजगार आएगा और बहुत ज्यादा देश तरक्की करेगा। औद्योगिक यूनिटें आएंगी, यहाँ पे विदेशों से भी आएंगी। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बलिदान हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को याद कर कहा कि ऐसे वीर बलिदानियों के लिए समुचित और बिना भेदभाव वाला विकास ही सच्ची कार्यांजलि होगी। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि मोदी और योगी की सरकार का लक्ष्य संसाधनों का उपयोग कर लोगों के जीवन को आसान बनाना है।
और प्रदेश की विकास के क्षेत्र में नई पहचान बनानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी तो पूर्ववर्ती सरकारों पर भी वो जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि कैसे पहले इस इलाके में कट्टा कल्चर पसरा हुआ था, लोग शाम होते ही घर वापस आने को मजबूर थे। जिनको माफिया का साथ पसंद है वो माफिया की ही भाषा बोलेंगे। दिया भरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते। हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। शाहजहांपुर में मौका गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला का था तो प्रधानमंत्री ने लगे हाथ उन राजनीतिक दलों को आईना दिखा दिया जिनके राज में माफिया पलते थे। गरीबों के घर अनाज नहीं थे, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी भेदभाव था। पुराने निर्णयों को याद कीजिए, पुराने कामकाज के तरीकों को याद करिए, आपको साफ साफ नजर आएगा अब यूपी में भेदभाव नहीं, सबका भला होता है। आजादी के बाद पहली बार आज गरीब का दर्द समझने वाली, गरीब के लिए काम करने वाली सरकार बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2017 में बनी उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने सबका विकास के मंत्र पर काम किया है और माफियाओं के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर प्रदेश में कानून राज की वापसी की है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। मेरठ के एक खास इलाके का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे चोरी की गाड़ियों का धंधा वहां जारी रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारें सिर्फ खामोश बैठी रही। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव की आहट से पहले प्रधानमंत्री का विरोधियों को करारा जवाब ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले चुनाव में भाजपा एक बार फिर अपने विकास कार्यों के दम पर मैदान में उतरेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे आपसी दूरी को कम करने के साथ ही दिलों की दूरी को भी कम करेगा।
मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे न केवल यातायात की दृष्टि से सुगम होगा, बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का बड़ा अभियान होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में जोड़ने की राजनीति प्रारंभ हुई। आजादी के बाद देश के गांव, युवाओं, किसानों, श्रमिकों से जुड़े उपेक्षित मुद्दों समेत देश की आस्था को सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जो घोषणाएं होती थी वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद इस देश में जोड़ने की जो राजनीति प्रारंभ हुई, उस जोड़ने की राजनीति का ही प्रतिफल है। इस देश के अंदर उन सभी मुद्दों को जो आजादी के बाद से जिनकी निरंतर उपेक्षा होती रहती थी, देश के गांवों का, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, देश के अंदर मातृशक्ति का, देश के अंदर श्रमिकों का, उन सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मेरठ के थाना सदर बाजार का सोतीगंज इलाका देश में वाहन चोरी करके कटान करने के लिए मशहूर था। सोतीगंज इलाके में लोगों की लग्जरी गाड़ियां चोरी होने के बाद मिनटों में काट दी जाती थीं। उनके स्पेयर पार्ट्स यहां दुकानों पर बेचे जाते थे। विशेष समुदाय के लोग इस कार्य में बरसों से लगे हुए थे। कितनी ही सरकारें आईं और गईं, किसी की मजाल नहीं थी कि सोतीगंज इलाके में एक विशेष समुदाय के लोगों का बाल भी बांका कर सके। जनता की मेहनत की कमाई से खरीदे गए वाहन पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। लोग थाने के चक्कर काटते रहते थे। योगी सरकार के आने के बाद इन बड़े संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने सोतीगंज इलाके के कुख्यात अपराधियों की 40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया है। इन 2 दर्जन से अधिक अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर में कार्रवाई की गई है और ये इस इलाकों के पीछे हैं। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। ये सोतीगंज में बहुत लंबे समय से मेरठ में ये एक इमेज रहा है। यहाँ पूरे देश में और मुख्य रूप से एनसीआर क्षेत्र में जो भी वाहन चोरी का घटनाएं होती है, उन वाहन का जो यहाँ उसको मतलब डिसमेंटल किया जाता है, फिर वहाँ चोरी करने के बाद जो वाहन है उसको स्पेयर पार्ट्स को बेचा जाता है। इसमें पूर्व में भी कार्रवाई हुई है, मगर अभी वर्तमान में पुलिस द्वारा काफ़ी प्लान्ड तरीके से मतलब गहराई में जाके इस पर कार्रवाई की है। इसमें काफ़ी सारा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। लगभग 3 गैंग चार्ट प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें 14 मुख्य अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही साथ कम से कम 7 ऐसे इम्पोर्टेंट लोग हैं जो इस कार्य में बहुत लंबे समय से लिप्त रहे हैं। उनका कम से कम 25 करोड़ के मूल्य की संपत्तियों का अटैच भी किया गया है। पहले भी इस पर लगातार कार्रवाई पुलिस ने करी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे वर्तमान एसएसपी साहब के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से इस कार्रवाई को धार मिली और जो सारे लिंकेजेस, जो सारे इसके अलग अलग चरण थे, अलग अलग आयाम थे, उन सभी पर हम लोगों ने प्रहार किया है। यानी कि जैसे मैं आपको खुलासा करके बता दूं, चोरी, वाहन का चोरी होना, उसके बाद चोरी का ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र से मेरठ में लेकर के आना, यहाँ पर लाने के बाद में एक पूरे नेटवर्क के तहत कारीगर होते थे जो कि इन वाहनों को बहुत जल्दी, बहुत कम समय में उसको काट के उसके सारे पार्ट्स अलग कर दिया करते थे। साथ ही साथ जो खरीदार जो होते हैं वो खरीदारों से भी इनका ताल्लुक रहता था और उसके बाद में उनको कस्टमाइज करके उन पार्ट्स को दे दिया करते थे और ये इस प्रकार से इनका मोडस ऑपरेंडी था।
21 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संगम तट जाकर प्रधानमंत्री जहां जहां जाएंगे उसको लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहमानों की अगवानी और सुरक्षा में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। घाटों पर साफ सफाई के साथ महिलाओं के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संगम नोस पर जाकर मां गंगा की पूजा आरती की तथा लेटे हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन पूजन और नमन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह और नंद गोपाल नंदी समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है महिलाओं के लिए, उस पर जो महिलाएं आ रही हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैठक की गई और स्वच्छता के दृष्टिकोण से बैठक की गई है और खासकर कहा गया है कि पूरे शहर में स्वच्छता, मूर्तियों की धुलाई की जाए और जो महिलाएं आएँ उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान करते हुए महिला पुलिसकर्मी, होम गार्ड्स लगाए जाएं, एनसीसी की जो बच्चियां हैं उनको लगाया जाए और वही सुरक्षा देखेंगी। पानी का और शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए और जो पार्किंग व्यवस्था है वो बहुत सुचारू रूप से होनी चाहिए और जहां पार्किंग रहेगी वहीं शौचालय और वहीं पानी की व्यवस्था और वहीं आपका पूरा का पूरा खाद्य सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छे से आज पूरा एक बिंदु पर चर्चा हुई और प्रयागराज का सौभाग्य है कि 2.5 से 3 लाख महिलाओं का यहाँ बहुत बड़ा उत्सव और एक रैली होने वाली है, जिसमें जो अलग अलग विधाओं में महिलाएं सक्रिय हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हो, चाहे वो हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें हो या अन्य बहनें हो, तो जो लोग इस समय अपनी एक भूमिका निभा रही हैं समाज में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में, उनका समागम होगा। तो माघ मेले के पहले एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए कि महिला कुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में। इसमें उत्तर प्रदेश की जितनी भी महिला सांसदगण हैं वो होंगी, आसपास सारे विधायकगण होंगी और केंद्र से और प्रदेश से कई सारे मंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित होंगे। और महिलाओं के बीच में कौन कौन सी योजनाएं केंद्र और प्रदेश ने चलाई, उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उनका लाभ कैसे लोगों को मिला है और कैसे लाभ अर्जित किया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी और चर्चा इस पूरे कार्यक्रम में होगी। आयकर विभाग ने कल लखनऊ में कई लोगों के घर छापेमारी की, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की विभाग को जानकारी थी। इसमें समाजवादी पार्टी के कई बड़े नाम शामिल हैं जो सपा प्रमुख के काफी करीबी बताए जाते हैं। इनमें सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, अखिलेश यादव के ओएसडी जैनेन्द्र यादव, आरसीएल ग्रुप के निदेशक मनोज यादव और लखनऊ के कारोबारी राहुल भसीन शामिल हैं। रात तक चली छापेमारी की कोई भी जानकारी अभी आयकर विभाग ने साझा नहीं की है। कहा जा रहा है कि विभाग ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था जिससे किसी भी प्रकार छापेमारी में कोई व्यवधान न हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली में इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भाजपा अभी से डर रही है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि गरीबों का धन लूटने वालों पर एजेंसियां कार्रवाई करती रहेंगी, भले ही उस दायरे में मैं खुद क्यों न आ रहा हूं। आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। जो भी भ्रष्टाचार से रुपए एकत्रित करेगा, चाहे मैं हूं, चाहे वह हो, चाहे कोई भी हो, इसमें दल नहीं होता है। कोई भी भ्रष्टाचार से गरीब को लूट कर अथाह दौलत रखेगा, चाहे वह देश का दुनिया के किसी कोने में रहेगा, आदरणीय योगी जी के शासन में, आदरणीय मोदी जी के शासन में ईमानदारी से काम होता है। जो भी इसमें कोई पार्टी से नहीं मतलब है, न बीजेपी से मतलब इस रेटों से, जो भी इसमें दोषी, मैं भी लूट कर बैठ जाऊंगा पूरा राज्य का करोड़ों रुपया, तो मेरे हो चाहे कोई हो, उसमें न पार्टी से न जनता जो भी बेईमानी से अथाह दौलत और करोड़ों की कोठी में रहेगा, वहां रेट गिरना ही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कल प्रदेश कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज से प्रदेश में 6 स्थानों पर 6 यात्रा शुरू होंगी। जन विकास यात्रा के नाम से ये यात्राएं मथुरा, झांसी, बिजनौर, गाजीपुर, अंबेडकर नगर और बलिया से शुरू होगी।
19 दिसंबर से प्रदेश में 6 यात्राएं और 6 स्थानों से जन विश्वास यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके स्थान है बिजनौर, मथुरा, झांसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर और बलिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिंदू राजा महाराजा सुहेल देव, राजभर और रामायण मेला के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली अंबेडकर से यात्रा का शुभारंभ बड़ी सभा होने के बाद यात्रा का शुभारंभ होगा। उनके साथ में हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे केंद्रीय मंत्री राज्य आदरणीय कौशल जी साथ रहेंगे। यात्रा अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली होते हुए अपने बाराबंकी और लखनऊ के काकोरी में समाप्त होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने हापुड़ जनपद की हैंडलूम नगरी पिलखुआ के गांव खेड़ा में ग्रामीणों की सुविधा के लिए सीसी रोड का उद्घाटन किया। जर्जर रोड के चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सीसी रोड के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत कई चीजों का जो अभाव है उसको पूरा करने के लिए कई विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखकर ही विकास कार्य कराया जा रहा है। सारे काम ऐसे हुए हैं जो कि ब्लॉक की तरफ से किए गए हैं और ये काम ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत कई चीज़ों का जो अभाव है उसको पूरा करने के लिए किए गए। उनका शुरुआत कराने के लिए आए हैं, देख रहे हैं। उसके साथ साथ जब आते हैं तो अपने लोगों से कुछ और चीज़ों के बारे में पता चलता है जिससे वहाँ का और विकास कराया। आम आदमी जो सामान्य व्यक्ति है उसको चाहिए कि उसके लिए काम हो। जो काम इस सरकार ने किया है पिछले 15 साल किसी ने इतना काम नहीं किया होगा। तो अब लोगों को देखना है कि उनको पुराने वाली भूमाफिया चाहिए या काम ना करने वाले लोग चाहिए या उनको ये ऐसी सरकार चाहिए जो उनके लिए काम करती है। विजय संकल्प रैली लेकर झांसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सीटों को लेकर भी बातचीत जारी है। दोनों दलों का गठबंधन लंबे वक्त से है जो आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि लड़की की शादी की उम्र 21 साल करने का निर्णय सराहनीय है। पहले बेटियों की शिक्षा हो जाए, उसके बाद शादी की जाए जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व सामाजिक पदों पर बैठे लोगों को इस मुद्दे पर गलत विचार नहीं रखने चाहिए। अगर 21 साल तक हम एक सीमा बनाएंगे लड़कियों के शादी के लिए तो कम से कम जो हमारी बेटियां 12वीं पास करके ही जिनकी शादी कर दी जाती है और उनको अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरा करने का भी समय नहीं मिलता है, तो कम से कम लड़कियां स्नातक की पढ़ाई भी करेंगी, ज़्यादा परिपक्वता भी आएगी और यहाँ तक कि उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बेहतर होगा। ऐतिहासिक दिन 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के पौरुष की कहानी लोगों को आज भी याद है। पाकिस्तान को धूल धूसरित करते हुए भारतीय सेनाओं ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसकी 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्णिम विजय स्पेशल ट्रेन के आगरा पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। मुक्ति वाहिनी के स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवारों का भारतीय सेना द्वारा स्वागत किया गया। इस ट्रेन में विजय दिवस की यादों को सजाया गया जो उस पल की याद दिलाते हैं।
बांग्लादेश के मेजर जनरल कमरुल हसन ने कहा कि भारत के साथ हमारे आत्मीय रिश्ते हैं। दोनों देशों के नागरिक और सेना के बीच भी दोस्ताना संबंध हैं। मुक्ति योद्धा गौतम नारायण चौधरी ने बताया कि भारत की मदद के बिना बांग्लादेश पाकिस्तान की जातियों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता था। 1971 के इस युद्ध ने बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान की गुलामी से मुक्ति दिलाई। You know that our armed forces, it was born during the Liberation War in 1971. So we have come a long way. Bangladesh Army now a very professional one, a very modern one, and also. What about Indian Army? Yes, Indian Army is also. We are also very much appreciative of the kind of prowess that Indian Army has acquired since 1971. I think it is one of the largest armies in the world, very powerful, and also playing a great role in the nation building of India. स्वर्णिम विजय वर्ष मनाने के संदर्भ में ये स्पेशल मिलिट्री ट्रेन आई है। आज दिल्ली से आगरा चरण में आई है, जिसमें 69 वॉर वेटरन्स हैं। हर वर्ष 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं और आज इसका 50वां वर्ष है। तो आज उसी को मनाने के लिए हमारी ये ट्रेन यहाँ पे आई है और इन लोगों को, हमारे जो वॉर वेटरन्स हैं, उनको आगरा की संस्कृति और भारत की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए, एंड वी स्टैंड स्टेडफास्ट एज अ टेस्टिमनी टू अ स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन एंड बॉन्डिंग बिटवीन द टू नेशंस, इंडिया एंड बांग्लादेश। मथुरा में स्ट्राइक 1 कोर ने बांग्लादेश को स्थापित करने के विजय युद्ध की स्वर्णिम वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल M.K. कटियार ने कहा कि युद्ध चुनौतीपूर्ण युद्ध था, जिसे भारतीय वीरों ने विजय में बदल दिया। सेना के सामने कभी चुनौतियां समाप्त नहीं होती हैं, आज भी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना हमारी जिम्मेदारी है। देश का प्रत्येक नागरिक उन बहादुरों का ऋणी है जिन्होंने पाकिस्तान को नतमस्तक कर बांग्लादेश को आजादी दिलाई। फ्रंट पर सामना हुआ और ये तब तक चला जब तक कि पाकिस्तान ने भी पूर्वी कमान में समर्पण अभिलेख पर 16 दिसंबर 1971 को हस्ताक्षर नहीं कर दिए, जिसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बांग्लादेश घोषित कर दिया गया। बसंतर के स्मरणीय युद्ध की स्वर्णिम जयंती पर मैं बसंतर के युद्ध क्षेत्र में शहीद हुए सभी वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्ट्राइक 1 के बहादुर जवानों और उनके परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं यहां मौजूद भूतपूर्व वीर सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्ट्राइक 1 को अब उत्तरी सीमा पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई है। अत्यंत दुर्गम इलाकों में ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी है। देश हमसे अपेक्षा करता है कि उत्तरी सीमा पर अगर दुश्मन कोई भी दुस्साहस करे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश को दे रही है रफ्तार। विकास कार्यों की गिनाई फेहरिस्त, की मुख्यमंत्री की तारीफ। कानून व्यवस्था पर प्रधानमंत्री ने की मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रशासन की तारीफ। कहा, यूपी प्लस योगी मतलब बहुत है उपयोगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश में बढ़ाएगा, औद्योगिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर भी कराएगा उपलब्ध। और सपा नेताओं के घर आयकर छापे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। कहा, जनता का धन लूटने वालों के खिलाफ सरकारी एजेंसियां करती रहेंगी काम। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात, कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।